हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को क्लास 10 साइंस का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे एंड कुछ आप लोगों को ये देख सकते हो बढ़िया बढ़िया जो आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे भी शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख रही है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले शेयर करने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। 100% ये सारे आने वाले हैं जो आपके लिए इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो देखो, वैसे आपको मैं हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा। देखो, इसमें लिखा हुआ है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पर याद है ना, तो प्रोटॉन पर भी याद हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? आई होप कि आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। आप लोग 9th में भी पढ़े हुए, 10th में भी पढ़ रहे हो, तो वैसे आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन पर जितना होता है सेम उतना ही प्रोटॉन पर भी होता है। अब आपको एक तीर से दो निशाना, आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का याद हो चुका है। तो इतना इलेक्ट्रॉन पर भी होता है एंड इतना ही प्रोटॉन पर भी होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका सॉरी ये नहीं, ये वाला है बच्चों, क्योंकि मैंने गलत मार दिया। ये है, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये आपका सही है। ये तो 1 केवल लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो आप लोग रेजिस्टेंस देखे हैं, प्रतिरोध। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ कि अगर हम तार जो है ना, एक मोटा तार ले लें और एक पतला तार ले लें। एक ये मोटा तार है, ये पतला तार है। तो आप लोग बताओ कि किसमें जो है ना विद्युत प्रतिरोध अधिक होगा और किसमें कम होगा, ठीक है। लंबाई दोनों की सेम है। ये भी आप समझ लो कि 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 ही सेंटीमीटर है। लंबाई सेम है, लेकिन आपको ये बताना है कि पतले वाले तार में विद्युत प्रतिरोध अधिक होगा या मोटे वाले तार में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, जरूर बताना। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है या ओम प्रति मीटर होता है या ओम मीटर होता है या मीटर प्रति ओम। तो हमेशा याद रखना है, इसका मात्रक जो होगा ना वो होगा ओम। क्या होगा? ओम होगा। याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ हो तो याद कर लो, ठीक है। समझ में आ गया होगा बस। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे कोई चालक है, चालक में जो विद्युत है ना, या विद्युत धारा या धारा कह सकते हो, करंट कह सकते हो, इसका प्रवाह होता है। प्रवाह कैसे होता है समझना, एक बात समझना। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इनमें से कुछ नहीं। देखो, न्यूट्रॉन के द्वारा तो धारा का प्रवाह होता नहीं है, बिल्कुल नहीं, उदासीन होता है। और प्रोटॉन के द्वारा भी नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षक के बाहर पाए जाते हैं, ये तो नाभिक में पाया जाता है। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो हमेशा याद रखना, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है एक घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, उसकी शक्ति बराबर होता है। तो ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है ए 726 वाट, बी 746 वाट, डी 736 वाट या डी 756 वाट। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है 746 वाट। क्या है? 746 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? 746 वाट। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो वाट में कितने जूल होते हैं, या 1 किलो वाट में जूल की संख्या होगी। 1 किलो वाट में जूल की संख्या कितनी होगी ये आप लोगों को बताना है। ये मैंने कई बार क्वेश्चन लगवा दिया है। अगर आप लोग विद्युत का चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, और अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग नहीं जानते होंगे। तो
तो इसका अगर मैं सही बताऊं, इतना तो सब में सही है, इतना ये 3.6 ये सब में सही है, लेकिन अब बताऊं ना कि इसमें जो आपका घात है ना वो यही 6 है, यही सही है। जो इसका 6 होता है ना 3.6, तो जो 6 होता है वही 10 की पावर होती है। ये ट्रिक है छोटा सा, याद रखना, ठीक है। तो वही जो आप लोगों को घात लगा देना है 3.6, तो वो 6 आपका घात होगा 10 की पावर 6, ठीक है। तो यहां तक आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखो लिखा हुआ है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। बच्चा पार्टी आप लोग समझो, 4 ओम है, 4 ओम है तथा प्रतिरोध वाले तार n चालक तार है। अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो आप समझो क्या होगा। ये लिखा जाएगा 1/r बराबर 1/r1 कितना दिया हुआ है 4 प्लस 1/n, ठीक है, यही तो दिया हुआ है। तो इसे आप हल कर लो 1/r, ठीक है। अब एक काम करो, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। n + 4/4n, देखो समझो क्या है, 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार है ना, तो इसमें कोई ये दोनों थोड़ा नहीं जुड़े हैं, n चालक तार है, तो समांतर क्रम में अगर इनको जोड़ दिया जाएगा तो इसका सही आंसर होगा कि ये जो 4 है इसके नीचे n आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो 4 के नीचे n आ जाएगा, इसलिए 4/n होगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा नहीं जोड़ना, इस सूत्र पर रखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इकाई का मात्रक होता है, यहां आप लोग सॉरी मात्रक लिख लेना, क्या लिखना है, मात्रक होता है, ठीक है, याद रखना मात्रक। तो ये आप लोगों को बता दिया हूं, ये सही है, किलोवाट प्रति घंटा, सॉरी किलोवाट घंटा, ये आपको डैश लगाना बीच में, किलोवाट घंटा, याद रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, वो मात्रक पूछा था लेकिन यहां आपसे इकाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इकाई पूछ रहा है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई आप लोग याद रखना वाट सेकंड होता है, क्या होता है, वाट सेकंड होता है, ठीक है, वाट सेकंड होता है, ये याद रखना, ठीक है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, जो बिजली का बल्ब होता है इसमें जो बीच में फिलामेंट लगा होता है, जलता है, वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, तांबे का या लोहे का या पीतल का। तो अब आप लोग दिमाग लगाओ, पढ़े होंगे, ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता दूं तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। विद्युत शक्ति जो होता है पावर, P बराबर VI होता है, ये याद रखना, P बराबर VI। तो यहां आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो विद्युत से काफी ज्यादा आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आप लोगों से के साथ कुछ और क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दो ना भाई, कि आप लोग लाइक करते हो ना तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक चीज पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है एंड अभी भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो मतलब अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो तैयारी बहुत ही बेहतरीन चलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम लोग और इसी चीज को कंटिन्यू आगे करते हैं। यहां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो उदाहरण भी देना है। जो ऊष्माक्षेपी होता है एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यहां दो अभिक्रियाएं की बात की गई हैं। तो अब मैं आप लोगों को सीरियल से बताता हूं। पहला ऊष्माक्षेपी, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्षेपी मतलब होता है क्या, ऊष्मा का उत्पन्न करना, मतलब बाहर निकलना।
शोषी मतलब शोषण करना, अवशोषण करना, ठीक है। तो यहां आपको कहना जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां मैं एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लिख देता हूं। यहां मैं लिखूंगा मेथेन। मेथेन किस अवस्था में पाई जाती है? गैस अवस्था में, ठीक है। मेथेन गैस की अवस्था में पाई जाती है। अगर हम इसमें O2 काउंट यानी कि जोड़ दें, 2O2 जोड़ दो तो ये भी गैस की अवस्था में। क्यों? ऑक्सीजन किस अवस्था में पाया जाता है? गैस की अवस्था में। तो यहाँ CO2 निकलेगा और यहाँ 2H2O निकलेगा। यहाँ देखो ये C और यहाँ O2 ये हो गया एंड यहाँ H2O निकल जाएगा, वो भी 2H2O, ठीक है। एंड इसके साथ क्या होगा ना कि कुछ ऊष्मा भी मुक्त होगी, तो ऊष्मा लिख दो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको याद ना होना तो ऊष्मा भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऊष्मा भी आप लिख सकते हो। आपको ये नहीं याद है 111 कैलोरी, 600 कैलोरी, 800 कैलोरी क्या निकलेगा, तो यार आप केवल ऊष्मा लिख दो। आपको ऊष्मा देना है तो यहाँ प्लस हो जाता है ऊष्मा, प्लस। अगर यहाँ प्लस होगा, अगर प्लस ऊष्मा लगा हुआ है, कहीं भी आपका प्लस ऊष्मा लगा हुआ है तो वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। प्लस मतलब होता है निकलना, और माइनस अगर लगा हो तो आपका ऊष्मा शोषी होगा। अभी मैं आपको समझाता हूं। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। मतलब जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा जो होता है ना, या ऊर्जा, ऊष्मा को ऊर्जा भी कहा जा सकता है, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जो होता है वो अवशोषित होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। अब इसमें क्या होगा ना, ये बहुत इजी में लेता हूं। N2 ले लो, ये क्या है? आपका नाइट्रोजन है, लेकिन कभी कभी इसे डाई नाइट्रोजन भी कहा जाता है। ये O2 क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन इसे डाई ऑक्सीजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसे आप जोड़ लोगे तो 2NO बन जाएगा, और यहां माइनस ऊष्मा लिखना है, क्योंकि यहां ऊष्मा का क्या होता है? क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है। हम एक बात बताना, लाफिंग गैस कौन सा होता है? लाफिंग गैस या हंसी वाला गैस कौन सा होता है? आपको बताया नहीं हूं, लेकिन आपको बता दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ढूंढ कर बताना कि लाफिंग गैस कौन सी होती है, लाफिंग गैस, ठीक है स्टूडेंट। तो कमेंट जरूर करना। अब देखो ये हो गया हम लोगों का ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। आई होप कि आपको ये दोनों तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कि ये इसके रिएक्शन भी क्लियर हो गए होंगे। क्या दिक्कत है अब? क्योंकि मैंने इतना इजी रिएक्शन लिख दिया। तो ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी में अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग आगे बढ़े। एक अभिक्रिया और देखेंगे जो कि है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत क्या है कि जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन त्याग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। मतलब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भाई ऑक्सीजन तो है, तो ऑक्सीजन मैंने जोड़ लिया, C और प्लस O2 बराबर CO2, मतलब वो हाइड्रोजन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन ने संयोग कर लिया बस, मतलब जिसका काम था वो तो आ गया ना। तो ऑक्सीजन इसमें संयोग कर लिया, बस आपका यही करेक्ट है। तो ऑक्सीजन इसमें संयोग कर लिया तो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ आपको कार्बन लेना है या ऑक्सीजन लेना है, दोनों को जोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना देना है। नाम भी लिख दिया है कार्बन, ऑक्सीजन एंड ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा के जल में होता है। जो आश्रित जल होते हैं, शुद्ध जल होते हैं, उसमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा के जल में होते हैं। भाई वर्षा के जल में क्यों होते हैं? देखो समझना, आश्रित जल जो होते हैं ना, विद्युत का चालन नहीं होता जबकि वर्षा के जल में होता है, क्योंकि आश्रित जल में H+ आयन नहीं होते, जबकि वर्षा के जल में H+ आयन आसानी से अलग हो जाते हैं। ये H+ आयन ही विद्युत का चालन करते हैं।
मतलब अगर आश्रित जल की बात की जाए तो उसमें H प्लस आयन नहीं होते हैं, मतलब आयन ही नहीं होते हैं। और इसमें जो होता ना, जो वर्षा की जल होते हैं इसमें H प्लस आयन होते हैं। अगर इसमें H प्लस आयन होते हैं तो ये विद्युत का चालन करेंगे, और अगर H प्लस आयन नहीं होंगे तो ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह दो कि वर्षा के जल में H प्लस आयन होते हैं इसलिए चालन करते हैं, आश्रित जल में H प्लस आयन नहीं होते हैं इसलिए वर्षा का जल से की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। आपको कई प्रकार से बता सकते हो, आप एक लाइन में लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख दो कि वर्षा के जल में H प्लस आयन होते हैं, ठीक है, इसलिए ये मतलब विद्युत का चालन करते हैं। बस इतना आपको लिखना है। क्लियर हो गया ना, हर एक चीज क्लियर हो रहा है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको मैं दूंगा गुड, क्योंकि आपका क्लियर हो गया ना, तो बस आपका क्लियर हो गया तो हमारी तरफ से आप गुड समझो कि आप यार अच्छे स्टूडेंट हो। क्योंकि यार हर एक चीज नोट्स बना लो यार, लिख लिख कर याद करो, हर एक चीज लिख लिख कर याद करो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक छोटा सा है। देखो जल का पीएच मान होता है वो तो आप साथ याद कर लिए, अभी मैं नीचे बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो कुछ और चीजें पीएच स्केल का मापन भी बताने हैं, ठीक है। तो जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है। 7 क्यों होता है? क्योंकि उदासीन होता है, और अगर कोई भी चीज का पीएच मान 7 है तो वो आपका, आई होप कि वो उसमें कोई स्वाद नहीं होगा, उदासीन होता है, ठीक है। समझ में आया? अगला है पीएच पैमाना क्या मापता है? उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों का पीएच मान का परास बताइए। परास मतलब कितना होता है, ठीक है। तो पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या इसे H प्लस आयन भी कह सकते हो कि सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। मतलब जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी सांद्रता को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो सांद्रता होते हैं उसको मापने में प्रयुक्त किया जाता है, ये याद रखना। पीएच स्केल कुछ नहीं है, पीएच स्केल जो होता है H प्लस आयन की सांद्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसमें? अम्ल तथा क्षारकों में। बस इतना याद रखना है, छोटा सा पॉइंट है कि पीएच स्केल क्या होता है, अम्ल तथा क्षारकों में क्या मापने के लिए? H प्लस आयन मापने, H प्लस आयन की सांद्रता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा स्केल बनाया हूं जो कि यहां से कट है, ये सब नहीं है, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है A0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि ये 7 जो है ना, ये बाउंड्री है इंडिया पाकिस्तान का, ये उदासीन होता है, उदासीन होता है। बट इधर जो होंगे ना 7 के इधर, ये अम्लीय होंगे। क्या होंगे? अम्लीय होंगे। और इधर जो होंगे ना, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी 14 तक, ठीक है, ये होंगे क्षारीय। ये कड़वा होते हैं, सॉरी खट्टा होते हैं, इसका स्वाद नहीं होता, ये कड़वा होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है। समझ में आया पीएच स्केल के बारे में? आई होप कि आपको इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग बुक उठा लो और थोड़ा सा आप रिवीजन कर लो, जो जो मैंने बताया है, जिसके बारे में मैंने बताया है उसका बुक उठा लो और थोड़ा सा रिवीजन करोगे, आपके दिमाग में तुरंत चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों के लिए लिया है, ठीक है। देखो छोटा क्वेश्चन है, धातुमल किसे कहते हैं? धातुमल, ठीक है। देखो धातुमल एक नाम है और इसको आपको परिभाषित करना है। देखो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने जो गलनीय पदार्थ को धातुमल कहते हैं। मतलब जो अयस्क होता है, अयस्क में कुछ अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां या अशुद्धियों की गालक से क्रिया के फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ जो गल सकती हैं, गलनीय पदार्थ को धातुमल कहा जाता है। रिएक्शन अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो यहाँ आपका है, यहाँ देख सकते हो MgCO3 SiO2 एंड यहाँ ये हो जाएगा MgSiO3 एंड CO2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको आई होप कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को मदद मिल सके, अच्छे से तैयारी कर सकें जुड़कर और बेहतर नंबर अचीव कर सकें। तो आप लोग यार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।